चलिए इस वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करते हैं फॉर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किए थे बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी हम स्टार्ट करते हैं विद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके लिए फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो स्प्लिटिंग है ऑफ डीजेनरेट जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स पे, एज आई टोल्ड अर्लियर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे लीगेंड्स हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कहाँ लाई करते हैं, कौन से प्लेन में लाई करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वो ऑर्बिटल्स की जो डी ऑर्बिटल्स की शेप है उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं इन दी एब्सेंस ऑफ लीगेंड, जब वो लीगेंड की प्रेजेंस में आएंगे तो वो कैसे स्प्लिट होंगे। तो उसके लिए लेट अस ड्रॉ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम 3 डायमेंशन में ट्राई करते हैं शो करने की। लीगेंड आप सॉरी आपका मेटल एटम जो वो सेंटर में लाई करेगा, ठीक है, और आपके जो लीगेंड्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो लाई करेंगे एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। सो बेसिकली ये होगा आपके लीगेंड्स एंड दिस वन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ये क्यूब को समझते हैं तो हम क्यूब की एक्सिस देखें तो दिस इज, इफ दिस इज एक्स एक्सिस देन दिस इज वाई एक्सिस, देन दिस वन इज दी, यानी कि जो ये टेढ़ी जा रही है ये वाली दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर हम ध्यान से देखें एक भी लीगेंड, नो लीगेंड इज लाइंग ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोई भी लीगेंड लाई नहीं कर रहा है। दिस कुड बी क्लियरली सीन। सो अगेन ड्रॉइंग द 5D ऑर्बिटल्स एंड देन उनकी लोब्स को देखते हुए कि कौन से लोब कहाँ लाई करती है और लीगेंड्स कहाँ लाई कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे जो हमारे लीगेंड जो हमारे जो ऑर्बिटल्स है किस तरह से स्प्लिट होंगे, किसकी एनर्जी हायर होगी किसकी लो होगी। सो अगेन आई एम ड्रॉइंग द 5D ऑर्बिटल्स। सो दिस इज योर dx2 minus y2, okay, this is z axis, this is y axis and this one is the x axis. So जो हमारा dx2 minus y2 है वो कहाँ लाई करता है, वो x और y एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब dx2 minus y2 ऑर्बिटल का डायरेक्ट इंटरेक्शन लीगेंड के साथ नहीं होगा, बिकॉज लीगेंड जो हैं वो क्या करते, वो इन बिटवीन दी प्लेन्स लाई कर रहे हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के, वो डायरेक्टली एक्स वाई जेड एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहे हैं। इन द सेम वे इफ आई ड्रॉ dz2 ऑर्बिटल, तो dz2 ऑर्बिटल में भी अगर हम देखें तो ऐसे होता है, वन ये दूसरी एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज जेड एक्सिस। सो अगर हम देखें यहाँ एक सेंटर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो जो हमारा dz2 ऑर्बिटल होता है, dz2 ऑर्बिटल भी जो है वो z एक्सिस पे लाई करता है। सो ये दोनों ऑर्बिटल्स डायरेक्ट जो है उसमें नहीं आते, डायरेक्ट कांटेक्ट में यू कैन से नहीं आते ऑफ द लीगेंड्स, क्योंकि लीगेंड्स जो हैं वो एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं। सो ये डायरेक्टली उनके सामने नहीं आते, मतलब हेड ऑन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होता। बट इफ यू ड्रॉ द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स जो T2G ऑर्बिटल्स थे हमारे, अगर हम वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये है हमारा dxy ऑर्बिटल, लेट मी ड्रॉ इट। ये z एक्सिस है, अगेन ये y है, ये x एक्सिस है। तो हमारा जो dxy ऑर्बिटल है ये इन बिटवीन द प्लेन लाई करता है x एंड y के, ठीक है। और इन द सेम वे हमारा जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं dxz, अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ dxz ऑर्बिटल, इट ऑल्सो लाइज, दिस इज व्हाट, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो ये भी लाई करता है समवॉट, ये हमारा एक्स एंड ये भी हमारा एक्स एंड जेड प्लेन के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा dxz, एंड
नेक्स्ट मैं ड्रॉ करूं अगर डी वाई जेड ऑर्बिटल, z axis, y axis, z x axis, so this is line like this, ये ऐसे लाई करेगा माइनस प्लस, ठीक है। तो ये लाई करता है वाई जेड प्लेन में, यानी कि जो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं दे लाई इन द प्लेन्स, प्लेन कैसे, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लेन्स में लाई करते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली लिगेंड से इंटरेक्ट करेंगे, सो दे विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द लिगेंड। अब ये जब लिगेंड डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होंगी, सो दे विल राइज इन एनर्जी, तो ये हाई एनर्जी बन जाएंगे। ये T2, ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये T2G ऑर्बिटल्स, एंड हमारे EG ऑर्बिटल्स लेस एनर्जी के हो जाएंगे, यानी कि जो हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उनमें T2G orbitals, these 3D orbitals are of low energy and EG orbitals are of high energy. Now here EG orbitals are of low energy and T2G orbitals are of high energy. So showing the same, okay, just a second. So ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी की एक्सिस है। सो अगर ये 1 2 3 4 5, ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट यानी कि ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन in the absence of ligands। तो ये इनकी एनर्जी स्प्लिट नहीं हो, अभी ये स्प्लिट नहीं हुए। अब एक हाइपोथेटिकल फील्ड जो सिमेट्रिकल फील्ड है, क्रिस्टल फील्ड है, मतलब हर तरफ से लिगेंड्स इक्वली अप्रोच कर रहे हैं, उनकी लिगेंड जो फील्ड है वो इक्वली इफेक्ट कर रही है, जिससे ये एनर्जी में रेज हो गए, बट इक्वल एनर्जी में रेज हो गए। सो ये हो गए, अगेन अभी भी डीजेनरेट है, डीजेनरेट d orbitals in the hypothetical crystal field, hypothetical symmetrical crystal field, basically symmetrical crystal field। और अब क्या हुआ, अब जब यही ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जब टेट्राहेड्रल लिगेंड्स के उसमें आए, इंटरेक्शन में आए, तो देन व्हाट हैपेंड, दे गॉट स्प्लिट इनटू 2 सेट्स, जिसमें से एक सेट लोअर हो गया एनर्जी का, तो इसमें हमारे ये वाले लोअर हो गए, कौन से, dx2 - y2 एंड dz2, यानी कि EG ऑर्बिटल्स। और हमारा जो ये वाले आए हैं 3 1 2 3, यानी कि dxy dyz and dxz, they got higher up in energy, and this difference, ये जो है क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट कहलाती है। यहाँ पे अगर डेल्टा टी डाल रही हूँ तो डेल्टा टी का मतलब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बोल रही हूँ ये, एंड ये अप होते हैं बाय एनर्जी ऑफ 0.4 डेल्टा टी, एंड ये लोअर होते हैं बाय 0.6 डेल्टा टी। जो अगर आपको याद हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये वाले 0.6 से अप होते थे और ये वाले 0.4 से डाउन होते थे, या 4dq से ये अप है यहाँ पे, और ये 6dq से ये डाउन है। सो ये हो गई स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल लिगेंड की फील्ड में, ये हो गई स्प्लिट हो गए। सो यहां से अगेन कैलकुलेशन से आती हैं ये वैल्यूज की, ये 0.4 ऊपर है, ये 0.6 नीचे है, ये सब। सो दिस इज अबाउट हाउ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब ये स्प्लिटिंग होती है तो होता क्या है, अगेन जो आपकी स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगी लिगेंड फील्ड पे। जैसे मैंने पिछले बार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, यानी कि यहीं रहेंगे।
और अगर वीक लिगेंड फील्ड है तो क्या होगा, इन दैट केस दे विल जंप टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, बिकॉज वीक लिगेंड फील्ड में ये वैल्यू कम हो जाती है, डेल्टा टी की वैल्यू कम हो जाती है। एग्जैक्टली वही चीज जो हमने ऑक्टाहेड्रल में करी थी। तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर कम हो गई, ठीक है, लो लिगेंड फील्ड में जो लो आई मीन एनर्जी वाले जो हमारे जो वीक फील्ड्स होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, उनके केस में कम हो जाएगी, तो क्या होगा, तो पेयरिंग नहीं होगी, ये ऊपर चले जाएंगे हाई एनर्जी में और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और आपकी जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो हाई हो जाती है, बिकॉज जितना लिगेंड, आपको डेल्टा टी की वैल्यू में बताया था एक फैक्टर लिगेंड की उस पर डिपेंड करती है, लिगेंड की फील्ड पर, जितनी ज्यादा लिगेंड की फील्ड स्ट्रॉन्ग उतनी रिपल्शन ज्यादा, जितनी रिपल्शन ज्यादा उतनी डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा। अगर डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना प्रेफर करेंगे, वो यहीं रहना प्रेफर करेंगे पेयरिंग, जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल में डिटेल में कराया था, मैं यहाँ नहीं करा रही हूँ। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, पेयर अप हो जाएंगे एंड दे विल नॉट मूव टू अपर एनर्जी ऑर्बिटल्स, यानी कि हमारे ये जो है T2G ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे, और कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। बट क्या होता है, टेट्राहेड्रल जो क्रिस्टल फील्ड होती है उसके अंदर ये जो डेल्टा टी है ना, इसकी वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती है। यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, क्योंकि इनमें डेल्टा टी की वैल्यू कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू जंप टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, रिमेन अनपेयर्ड, एंड ये कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टेट्राहेड्रल। मोस्ट ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर high spin complexes, and what the reason for that is because delta T is very low as compared to octahedral के केस में जो थी, इसीलिए बिकॉज ये एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप करेंगे तो वो अनपेयर्ड रहेंगे तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे ज्यादातर, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है, लीगेंड की जो खुद की फील्ड है वो तो है ही है, बट अगर हम ज्योमेट्रीज को कंपेयर करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग कम होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग हैपेंस। सो दिस वाज अबाउट crystal field theory regarding tetrahedral complexes. So let us now move to square planar complexes. So स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस थोड़ा सा, मतलब हम ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं करने वाले, बस मैं आपको बताऊंगी कि स्प्लिटिंग कैसे होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ऐसे होते हैं, लाई करते हैं, हमारा सेंटर में एटम यहाँ होता है और हमारे लिगेंड्स यहाँ लाई करते हैं। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में से जेड एक्सिस रिमूव कर दूं, ये जेड एक्सिस थी, वहां पे हमारे लिगेंड लाई कर रहे थे उस केस में, तो इट गिव्स राइज टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो ये बाकी दो बचते हैं, ये बचते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो बेसिकली जो लिगेंड्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग या पास जैसे भी लाई करेंगे, नॉट लिगेंड्स, ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी अप होगी और जो बाकी होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। अब मैं आगे ड्रॉ नहीं करूंगी, अब यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स dx2 माइनस y2, dxy, dxz, dyz एंड dz2। अगर इन ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि एक भी लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग लाई नहीं कर रहा, एक्स एंड वाई के अलोंग लाई कर रहा है, इसका मतलब जो भी ऑर्बिटल्स जिसमें जेड फैक्टर है, आई मीन जिसमें जेड एक्सिस इन्वॉल्व है, वो लो एनर्जी के हो जाएंगे एज कंपेरेटिव टू अदर टू। वाई सो? बिकॉज dx2 माइनस y2 जो है, इसकी लोब्स तो एग्जैक्टली एक्स एंड वाई एक्सिस पे लाई करती हैं, ये मैंने पहले करा दिया था। एक्स एंड वाई की जो है dx y की, इसकी लोब्स एक्स एंड वाई एक्सिस पे लाई नहीं करती, बट ये कोप्लेनर होती हैं विद द लिगेंड्स, ठीक है। इसकी वजह से dx2 माइनस y2 एंड dxy हाई एनर्जी के हो जाते हैं एंड हमारे ये तीन कम एनर्जी के हो जाते हैं, लेकिन इनमें भी फर्दर स्प्लिटिंग होती है। मैं अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। सो ऑर्डर क्या हो गया, dx2 माइनस y2, dxy और हमारे dxz
DYZ DZ टू लो एनर्जी के। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये ज्यादा एनर्जी का होगा, बिकॉज इसकी लोब्स DX2 माइनस Y2 एग्जैक्टली लीगेंड के प्लेन में लाई करती हैं, बिल्कुल लीगेंड के जहां लीगेंड लाई करते हैं उनकी लोब्स एकदम आपस में इंटरेक्ट करती हैं बिल्कुल प्रॉपरली। सो ये हाई एनर्जी के होंगे, DXY कम के। अमंग दीज थ्री DZ2 की अगर हम DZ2 को ड्रॉ करें तो DZ2 ऐसे होता है, इसकी लोब तो जेड एक्सिस में एक लाई करती है, बट एक ऑर्बिटल यहाँ पे एक ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है। तो एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये इंटरेक्ट कर जाता है विद दी लीगेंड्स दैट आर अप्रोचिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिकॉज ये ऐसे लाई कर रही है। तो DZ2 हाई एनर्जी का हो जाता है एज कंपेरेटिव टू DXZ एंड DYZ। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ splitting. This is the energy of various d orbitals in the presence of square planar crystal field. तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम। ड्रॉ करने के लिए ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हमारी एनर्जी हो गई एनर्जी, ठीक है। और ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 है डीजेनरेट, 5 डी generate d orbitals in the absence of ligand field, in the absence of any kind of ligand field। और ये जो ऊपर चले गए हैं अब ये क्या है, in the presence of a symmetrical hypothetical ligand field, ये भी अभी degenerate है। so 5d generate d orbitals in the absence of ligand, no, not in the absence, in the presence of symmetrical ligand field। लेकिन हमें पता है कि ligand field symmetrical नहीं होती, बिकॉज शेप डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो अनसिमेट्रिकल होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। तो हमारे EG होने चाहिए हाई एनर्जी के, T2G होने चाहिए, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो ये है सपोज EG ऑर्बिटल्स एंड ये है हमारे T2G ऑर्बिटल्स। लेकिन मैंने क्या ऑर्डर बताया, मैंने बताया EG में से हमारा जो DX2 माइनस Y2 है सबसे ज्यादा एनर्जी का वो होगा, लेकिन जो इसमें से हमारा ओके इसमें से हमारा जो DZ2 ऑर्बिटल होगा वो लो एनर्जी का हो जाएगा। लेकिन अमंग ये जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स थे इसमें से हमारा DXY हाई एनर्जी का हो जाएगा, दिस इज DXY, एंड बाकी जो दोनों हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाएंगे, they are DXZ and DYZ। so if you look carefully कैसी स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग ऐसे हुई है, 1 this and this, मतलब DXY DYZ, देन हमारा आया है इसके बाद DZ2, देन हमारा आया है इसके बाद DXY, एंड यहाँ है हमारा DX2 माइनस Y2। दिस इज स्प्लिटिंग in the presence of square planar ligand field. So this is how splitting occurs in case of square planar complexes. इसके अलावा इनके बारे में हम डिटेल में नहीं करते हैं, इनकी फीलिंग वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अमंग दीज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो ओवरऑल सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए है,
factors affecting crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy, which is, जो ये हम करते हैं ना ऐसे स्प्लिट हो रहे हैं, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ये कितनी होगी, डेल्टा की वैल्यू ये कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट तो मैंने करा दिया था टाइप ऑफ लीगेंड्स पे, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड उतनी ये हाई, जितना वीक फील्ड लीगेंड ये लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हाई होगी एंड वीक फील्ड लीगेंड ये लो होगा। ये मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो करवाई थी लास्ट वीडियो में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस से बता दिया था मैंने ये चीज कि एक ऑर्डर है लीगेंड्स का जिसमें उनकी स्ट्रेंथ को हमने अरेंज किया हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, विच इज नोन एज क्रिस्टल, विच इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर is the crystal field splitting energy. Higher the oxidation state, higher is the crystal field splitting energy. क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना लीगेंड्स को हमारा मेटल आयन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना वो उसको अट्रैक्ट करेगा इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं उनमें, जो मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें, और जो लीगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें उतनी रिपल्शन ज्यादा होंगी। वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ साथ इन वो और नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो इनके जो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास आ जाएंगे तो उनमें रिपल्शन और ज्यादा होंगी। सो दिस इज द रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने से रिपल्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने से रिपल्शन हो जाती है ज्यादा, और जितनी रिपल्शन ज्यादा उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल आयन, मतलब वो कौन से उसको बिलोंग करता है, नेचर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, वो 3D का है, डी ब्लॉक में 4D का है, या 5D एलिमेंट है। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन 3D में लाई कर रहे हैं, 4D में लाई कर रहे हैं, या 5D के, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की बात है, डी ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन हो रही है विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लीगेंड्स। सो आपका जो मेटल है उसमें डी ऑर्बिटल 3D में है, 4D में है, या 5D में है, वो इफेक्ट करता है। 5D में ज्यादा होती है, 4D से 4D में 3D से ज्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई, बिकॉज जब ये डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब दिस इंक्रीजेस, सो डेल्टा, ये मैं बता रही हूँ ऑर्डर ऑफ डेल्टा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड उसका रीजन है, जैसे 5D है, 5D बड़ा ऑर्बिटल हो गया, लोब का साइज बड़ा हो गया। अगर लोब का साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दूर तक स्प्रेड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्प्रेड हो गया तो जो मेटल, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्प्रेड हुआ है मेटल आयन का, वो लिगेंड की फील्ड से और स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा, यानी कि रिपल्शंस और ज्यादा होंगी। रिपल्शन ज्यादा होंगी तो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने से कॉम्प्लेक्सेस क्या बनते हैं, नहीं, डेल्टा नॉट ज्यादा होने से क्या हो जाता है, हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अनपेड कम अवेलेबल होते हैं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, ऑर्बिटल का लोब बढ़ जाती है। जब ऑर्बिटल की साइज से, तो उससे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्योमेट्री, ये मैंने बता ही दिया, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया ही है कि ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा इंटरेक्शंस होती हैं एज कंपेरेटिव टू टेट्राहेड्रल, एंड इसीलिए टेट्राहेड्रल की
कि जो अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, ऑलमोस्ट 50% होती है ऑफ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बिकॉज इंटरेक्शंस ऑक्टाहेड्रल के केस में तो ज्योमेट्री पे बहुत डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री कैसे हो रही है, बिकॉज ज्योमेट्री पे क्या होता है, ज्योमेट्री पे ही पता चलता है कि लिगेंड्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ डी ऑर्बिटल से। तो उस पे बेस ज्योमेट्री भी अफेक्ट करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। सो दीज वर द 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज इससे रियलाइज होती है कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे, हायर एनर्जी पे मूव नहीं करेंगे, तो बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो उल्टा होगा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर complexes and the factors affecting. Now next topic will be, I mean the next video it will be on the stability of the coordination compounds.